हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूं ज्योति गुप्ता। वही आपकी नई सिलेबस की जो साइंस है क्लास 7 की, वो हमने शुरू कर दी है। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है उसका नाम था पादपों में पोषण। वहां पे हमने पादपों में जो पोषण की चीजें होती हैं उन पर डिस्कस किया था। आज हम प्राणियों में जो पोषण की चीजें होती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो पादप होते हैं वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, स्वयं कैसे बना सकते थे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जिसमें वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेते थे। क्लोरोफिल उनमें होता था। और जड़ों से जल और खनिज लेते थे। नाइट्रोजन की यौगिक लेते थे। ठीक है, और जल लेते थे। ठीक है, ये सब चीजें का यूज करके वो क्या बनाते थे? अपना भोजन बनाते थे। फिर यहाँ पे लिखा है परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब प्राणी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो कह लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे निर्भर करते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं का आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। मतलब कभी क्या होता है कि कुछ प्राणी जो होते हैं, जैसे कुछ जंतु, जैसे हाथी की बात करते हैं, वो डायरेक्ट पत्तियों को खाता है। हिरण की बात करते हैं, वो घास वास खाता है, डायरेक्ट मतलब पौधों को खाता है। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मतलब पौधों का भक्षण नहीं करते, वो इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे कि शेर की बात करते हैं। शेर जो है वो किसको खाता है? हिरण को खाता है। और हिरण किसको खाता है? पौधों को खाता है। तो इनडायरेक्टली किस पे निर्भर हो रहा है? जो पेड़ पौधों की वजह से हिरण जिंदा है, अब हिरण की वजह से कौन जिंदा है? शेर जिंदा है। तो इनडायरेक्टली वो किस पर निर्भर हुआ? पेड़ पौधों पर निर्भर हुआ। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों खाते हैं। कुछ जंतु पौधे अथवा जंतु दोनों को खाते हैं। मतलब कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं, जंतुओं को भी खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानव के साथ साथ जो भी हमारा जीव है इस धरती पे, सभी को वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील, ठीक है, मतलब एक्टिव रखने के लिए क्या करना पड़ता है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। आगे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट है ये कह रहे हैं प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। मतलब प्राणियों का जो पोषण होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर वो क्या करता है? इसको भोजन में ग्रहण करता है। इससे शरीर जो है उनका स्वस्थ रहता है और उनको शरीर के चलने के लिए जो ऊर्जा प्रदान होती है वो सब इनसे मिलती है। ठीक है, फिर करें कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक संघटक है, स्मरण करके उनके नाम किए। मतलब भोजन के अनेक संघटक है। तो भोजन के संगठक में क्या देखो, भोजन के संगठन मतलब भोजन जिनसे बनते हैं। देखो कच्ची सामग्री, मतलब कच्ची, जैसे पालक की बात करते हैं तो पालक हुआ। ठीक है, उसमें जो भी मसाले पड़े हैं, नमक, घी, तेल, मिर्च, मसाला, ये सब क्या है? भोजन के संगठक है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। ठीक है, तो इन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट को बताया है एक जटिल संगठक पदार्थ बताया है। अनेक जंतु इस जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं करते, इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि निम्न आरेख में दर्शाया गया है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना एक टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो फिर से हम दिखा देते हैं आपको। यहां से हमारा स्टार्ट होगा। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम देख रहे हैं तो ये क्या है? हमारा जटिल पदार्थ है। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब भोजन ग्रहण करने की जो विधियां हैं विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है मनुष्य जिस प्रकार से भोजन करता है, जिस प्रकार से उनका पाचन होता है, सेम उसी प्रकार से अन्य जीवों में भी हो, ऐसा नहीं है, सब में भिन्न भिन्न होता है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो क्या मधुमक्खी और जो हमिंग बर्ड है पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य पशुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे कई चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि हम तो अपना भोजन इस तरीके से मतलब लिया मुंह में और ग्रहण कर लिया, फिर उसके बाद हमारा पाचन हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ बताया, जैसे मधुमक्खी हुआ, हमिंग बर्ड हुआ, वो क्या करते हैं पौधों का जो मकरंद होता है उसको चूस कर भोजन ग्रहण करते हैं। सांप की बात कर रहे हैं, वो सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, वो डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। ठीक है, जंतु जिसका भी भक्षण कर रहे हैं, जो भी जंतु खा रहे हैं उसको डायरेक्ट ही निकल जाते हैं, चबाते वाते नहीं है। वो उनकी विधि हुई भोजन ग्रहण करने की। उसके बाद इन्होंने कुछ पौधों मतलब कुछ जंतुओं की बात की है, जैसे मानव और कुछ और जंतु हैं। ठीक है, वो जैसे कि गाय की बात की जाए, ये क्या करते हैं अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं, तो शिशु का भोजन इस तरीके से ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने कुछ कई चीजें बताई हैं। फिर यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि है अपने, ठीक है, अपने आगे क्या था, अपने प्रेक्षण 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि इस सारणी में क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी, ठीक है, ये जो है कैसे खाते हैं। तो घोंघा जो है, ठीक है, वो क्या करता है निगलता है। चींटी जो है वो क्या करती है, कैसे खाती है, काट काट के खाती है। ठीक है, काटना वेदन। और चील जो है चीड़ फाड़ करके खाता है, काट काट के खाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी सारणी, जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे इसमें आपकी सारणी को पूरा हम करा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, अद्भुत सत्य स्टारफिश के बारे में दिया गया। स्टारफिश जिसको हम क्या कहते हैं, तारा मछली कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कैसे जंतुओं का आहार करती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है, जैसे कि शंख हुआ और शीप हुआ, शीपी जिसको बोलते हैं, उनका ग्रहण करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है, आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये क्या करती है, अपना आमाशय बाहर निकालती है। और जैसे मान लो ये शीपी है, ठीक है, शीपी है, शीपी के अंदर क्या होता है, जो कीड़ा होता है, मतलब जो उसके अंदर जंतु होता है, उसको आमाशय जो है उसके अंदर से खींच लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है और इसका आमाशय वापस अंदर शरीर में चला जाता है, तो इसका खाना जो है पचता रहता है। ठीक है, मानव में पाचन की बात करते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद हमारा भोजन पचता है। ठीक है, और पचने के बाद क्या होता है, हमारे जो भोजन में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आहार का बिना पचा भाग जो होता है मल के रूप में निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी भी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का होता क्या है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। ठीक है, तो भाई भोजन जो है कैसे, एक सतत नली, मतलब हमारे यहाँ एक नली पाइप टाइप में पड़ी होती है जिससे भोजन हमारा गुजरता है। ठीक है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, मतलब मुख गुहिका, ग्रास नली,
ग्रसिका, ग्रास नली को ही ग्रसिका बोलते हैं। आमाशय, छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत बोलते हैं। बड़ी आंत जिसे हम बृहदांत बोलते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है। तथा मल द्वार अथवा गुदा क्या या बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, हमारा भोजन जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है। सबसे पहले मुख गुहिका, ठीक है, मुख गुहिका में ही क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जिसे लाला ग्रंथि भी बोलते हैं। लार ग्रंथि से भोजन मिक्स होके मुख गुहिका के द्वारा ये ग्रसिका, ये जो पाइप है उसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं। पाइप से होता हुआ ये कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। ठीक है, आमाशय में ही हमारा भोजन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आमाशय से होने के बाद अग्नाशय से होता हुआ क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद ये कहाँ जाता है, बृहदांत मतलब बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद बृहदांत के बाद ये मलाशय मतलब उसका मल बन जाता है। उस खाने में कुछ भी नहीं होता, वेस्ट होता है। वेस्ट जो है मलाशय बनकर गुदा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्रिया। यहाँ पे आपको यकृत दिखाया गया है, पित्ताशय दिखाया गया है। पित्ताशय से हमारे कुछ ऐसे रस निकलते हैं जिससे हमारा भोजन जो है उसको पचाने में, उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हमारा भोजन कैसे जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि लाला ग्रंथि यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। तो इन्होंने वही बात बताई जो हमने आपको बताया। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि यकृत अग्नाशय पाचक रस का स्राव करती है। पाचक रस मतलब ऐसे रस का स्राव करती है जो हमारे भोजन को पचने में सहायता करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। मतलब हमारा भोजन जो होता है एक जटिल पदार्थ के रूप में होता है, उसको ये क्या कर देती है, सरल पदार्थ के रूप में बदल देती है। ये जो रस होते हैं पाचक रस, उनको सरल पदार्थ में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, मतलब पाचन तंत्र है क्या, आहार नाल से संबंध जो भी हमारी ये ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, इन्हीं से ही क्या होता है, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। फिर ये कह रहे हैं, बात बताइए मुख और मुख गुहिका की बात, एक एक पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। मुख गुहिका एवं मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो भोजन को हम किससे ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब भोजन को शरीर के जब अंदर लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण क्रिया या भोजन को ग्रहण करना कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। तो किसकी सहायता से भोजन को चबाया जाता है, दांतों की सहायता से, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। मतलब हम दांतों से चबाएंगे तो हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसको हमने बोला है यांत्रिक विधियां। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक समझ लो, एक हमारे दांत जो है मशीन का कार्य करती है, जिससे भोजन जो है हमारा छोटे छोटे पीस में कूट जाता है। फिर प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग ग्रथिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, उनके अनुसार हम अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मतलब हमारे दांत भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं दांत हमारे सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन से हैं भाई, हर प्रकार के दांतों का काम भी अलग अलग होता है। सबसे पहले होता है, मतलब सबसे लास्ट वाले जो दांत होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, इनको हम चवर्णक बोलते हैं। मतलब इधर इधर 3, मतलब इधर साइड में 3, इधर साइड में 3, ऊपर 3, इधर 3, 3 12 दांत। सबसे पहले तो आपको बता दे, टोटल हमारे कितने दांत होते हैं, 23 नहीं 32 दांत होते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया, 32 दांत होते हैं। 32 दांतों में से 12 तो हमारे होते हैं चवर्णक। ठीक है, फिर हमारे होते हैं अग्र चवर्णक। इनका काम क्या होता है, खाना को चबाते हैं, मतलब चबाते हैं। ठीक है, फिर पीसने का काम करते हैं। फिर होते हैं अग्र चवर्णक। ये अग्र चवर्णक दांतों की संख्या एक साइड में 2 होती है, दूसरे साइड में मिला के हमारी कितनी हो गई है, 4। 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब हो गए 8। 8 हमारे हो गए अग्र चवर्णक। फिर उसके बाद होते हैं रदनक। रदनक जो होते हैं ऐसे दांत होते हैं, इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सॉरी, इनकी संख्या जो होती है 1 होती है। हाँ,
तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये रदनक जो होते हैं इनकी संख्या एक होती है एक साइड में, एक इधर और मतलब दो नीचे हुए दो ऊपर, तो इनकी संख्या कितनी हुई, चार होती है। ठीक है। रदनक दांतों का काम क्या होता है, चीर फाड़ करना। जैसे कोई चीज हम काटते पीटते हैं तो ये वाले दांत जो होते हैं रदनक वाले दांतों का यूज करते हैं। कृंतक काटने का काम जो होता है कृंतक दांतों के द्वारा किया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। नीचे चार ऊपर चार, मतलब हमारे कितने हो गए, आठ हो गए। ठीक है। नीचे चार और ऊपर चार, आठ हो गए हमारे। तो हमारे टोटल दांत कितने हो गए, 12। देखो तीन 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 छह, छह छह 12, और ये हमारे कितने थे, दो, दो और चार, चार चार आठ, और चार। ठीक है। और ये चार चार आठ, तो आठ आठ 16, 16 और ये हमारे कितने हो गए, आठ चार 12, 12 24, 24 8 32। ठीक है। हो गए हमारे टोटल 32 दांत। ठीक है। इस तरीके से हमारे सभी दांत हो गए हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा प्रयोग बताया है, देख लेते हैं। ये कह रहे अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। मतलब अपने दांतों को गिनना है। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस करिए, मतलब उंगली से अपने दांतों को छूकर महसूस करना है। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग, भाई सेब को काटोगे यहाँ से थोड़ी ना काटो, सेब को आगे वाले दांतों से काटोगे ना। तो कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने का काम कर रहे हैं। फिर चीर कोई चीज, आपने रोटी ली, ठीक है, रोटी को आप ऐसे मान लो ऐसे तोड़ रहे हो या कोई चीज फाड़ रहे हो, तो किस दांत का यूज किया। चबाने और पीसने के लिए कौन से दांत काम आते हैं, यही बात इन्होंने बोला है। फिर ये कह रहे हैं दूध के दांत तथा स्थायी दांत। यहाँ पे क्या आपको याद है, कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। तो हमारे दांतों का प्रथम सेट कब निकलता है, शैशव काल में निकलता है, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो कितनी वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। स्वस्थ मतलब सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथा भी वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये दांत जो है गिरने लगते हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर इन्होंने कुछ बात बोली है। ये कह रहे हैं हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो है उसको चबाने लायक बनाता है, उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। जो हमारी लार निकलती है भोजन में। ठीक है। यहाँ पे दांतों की संख्या बोली गई है, इनका योग बोला गया है, तो हमने आपको बता दिया कृंतक एवं दंसन वाले दांत जो हैं, तो कृंतक और दंसन वाले दांत। ठीक है। कृंतक दांत हमारे कौन से हैं? ये वाले थे, चार चार आठ थे हमारे। ठीक है। तो नीचे आठ थे, ऊपर भी आठ थे। नीचे आठ नहीं, चार थे, सॉरी, टोटल आठ थे हमारे। ठीक है। टोटल कितने थे, आठ थे। इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ पे आठ थे, चार थे, यहाँ पे चार थे, टोटल आठ हो गए। चीरने फाड़ने वाले यहाँ पे दो थे, मतलब नीचे दो थे ऊपर दो थे, तो हमारे चार हो गए। चबाने और पीसने वाले इनकी संख्या 3 और 2 5, एक साइड में 5 दूसरी साइड में 5, हो गया 10, 10 10 हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है। मतलब नीचे 10 और ऊपर 10, ये हमारे कितने हो गए, 20। कुल मिलाकर हमारे 32 दांत हो गए। बस इतना करना था सारे। ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमको क्या मिलता है, क्रियाकलाप 2.3 मिलता है। ये कह रहे हैं दो परखनली लीजिए, उन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। परखनली ए में चम्मच उबले चावल डालिए, 1 चम्मच उबले चावल डालना है। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 4 मतलब 3 से 5 मिनट तक चबाइए। उन्हें दूसरी परख नली में लीजिए। अब दोनों परख नलियों में 3 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन की विलयन की 2 3 बूंदे डालिए। ठीक है। उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं, परख नली के रंग में क्या परिवर्तन आता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो लाला रस क्या करता है, लाला रस मतलब लार जो होती है
वो मंड को शर्करा में बदल देता है, मतलब खाना को मीठा, हल्का सा मीठा कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, उबला चावल डाला है, ठीक है, सिर्फ उबला चावल डाला है और यहाँ पे चबाकर डाला हुआ है चावल है, ठीक है। इसमें भी जल डाल दिया, इसमें भी जल डाल दिया, दोनों में हमने आयोडीन विलेन डाल दिया है। फिर इसमें क्या है, ये तो नीला हो गया और ये हमारा नीला नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लाल पर मंड का प्रभाव जो है वो हमने यहाँ पे देखा है। आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं जीव एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुखवेका को अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। क्या आपको जीभ, ठीक है, के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह लार भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें भोजन का स्वाद पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं भाई, इनके कहने का मतलब क्या है कि जीभ जो होती है पीछे से तो हमारी जुड़ी होती है, आगे से स्वतंत्र होती है। अपनी जीभ को हम किसी भी दिशा में जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कैसे भी उसकी वो स्वतंत्र है, किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। और जीभ से ही क्या होता है, लार ग्रंथियों का स्रावन होता है, मतलब लार जो होती है जीभ से ही निकलती है और जीभ से ही हमें क्या होता है, हम वो जीभ की सहायता से ही बोल पाते हैं। और एक और बात है, जीभ की सहायता से हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ में 3 पार्ट होते हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है, 3 तरह के टेस्ट जो है, 3 क्या 4 तरह, एक टेस्ट हमारा यहाँ पे होता है, 4 तरीके के टेस्ट का पता चल जाता है, खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन, 4 तरीके के टेस्ट जो है वो हमारी जीभ से ही पता चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने मिठाई और दंत क्षय, मिठाइयां और दंत क्षय, मतलब मिठाई से दंत क्षय कैसे होता है इसके बारे में बोला है। समानता हमारे मुख समानता हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुंह को साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल विमोचित करते हैं, ठीक है, या हम धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि भाई जब हम मिठाई खाते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, ठीक है, पेट में पहुंच जाती है, तब हमारे हमारे दांतों को, हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पर हम मिठाई खाने के बाद अगर मुंह को साफ नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों में थोड़ा बहुत मिठाई जो है वो रह जाती है, ठीक है। वो मिठाई जो रह जाती है, लार से क्या होता है, वो शर्करा, वो एक तो मीठी भी है, शर्करा में भी परिवर्तित हो गई। तो क्या होता है, जो हमारे मुंह में थोड़े बहुत जीवाणु होते हैं वो उस शर्करा को किसमें विघटित कर देते हैं, अम्ल में भी उसका विघटन कर देते हैं। अम्ल क्या होता है, एक एसिडिक चीज होती है, वो एसिड वाली चीजें क्या होती है, क्षरण करती हैं, जिससे हमारे दांतों में क्षति होती है, हमारे दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो मतलब कीड़े लगने लगते हैं। कीड़े क्या करेंगे भाई, हमारे दांतों को खाएंगे तो उसका दांत जो है घिसने लगेंगे। ये इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है, मतलब हमें इलाज कराना बहुत जरूरी है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप इलाज नहीं कराओगे, दर्द होता 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 लास्ट में वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, दांत गिर जाएगा। ठंडे पेय तथा चीनी मिठाई या अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य उत्तरदायी है। तो ठंडा पानी, चीनी वाली चीजें और चॉकलेट वगैरह हमारे दांत के लिए हानिकारक है। जैसे कि हमारा दांत है, यहाँ पे हल्का सा कीड़ा लग गया, आपने ध्यान नहीं दिया, ये बढ़ना लगता है, फिर ये गैप बनने लगता है, इस तरीके से पूरा दांत जो है ये क्षरण हो जाता है इसका। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, दातुन करनी चाहिए, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली उंगली को नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें जो है वो हमें पढ़ने के साथ साथ इनका ध्यान भी रखना चाहिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्रियाकलाप 2.4 है। ये कह रहे हैं निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। तो हमें विलयन तैयार करने के साथ चीनी का विलयन तैयार करना है, नमक का विलयन तैयार करना है, नींबू का रस तैयार करना है, नीम की पत्ती तथा करेले का रस तैयार करना है,
ठीक है, ये हमने विलेन जो है वो तैयार कर लिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं अपनी किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहें। तो हमें क्या करना है, अपने दोस्त की आंखों पे पट्टी बांध देनी है, उसको ये सारे टेस्ट जो है चखने को बोलना है, ठीक है, उसको टेस्ट कराना है। फिर कह रहे हैं दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलेन के नमूने की एक दो बूंद रखिए। विलेन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग कीजिए। इस प्रक्रिया को अन्य विलेनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलेन के पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। मतलब जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं उसके मुंह में रखने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज, इन्होंने सीख बोला है, एक ही सीख से हर सारे टेस्ट कराए दोगे तो टेस्ट जो है मिक्स हो जाएंगे। अलग, जैसे मीठे की सीख अलग होनी चाहिए, कड़वे की सीख अलग होनी चाहिए, नमकीन की सीख अलग होनी चाहिए, खट्टे की सीख अलग होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। अपने मित्र से पूछे जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। मतलब हमने आपको बताया था ना, जीभ में 4 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हमें उस जगह पे, जैसे कि यहाँ पे आगे की साइड में हमें मीठे का एहसास ज्यादा होता है, ठीक है, तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें और प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखें, ठीक है, मतलब यही करना है कि कौन से हिस्से में कौन सा टेस्ट ज्यादा पता चल रहा है। फिर हमारी अगला आता है भोजन नली, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका को ही हम भोजन नली कहते हैं। निकला हुआ ग्रास नली है, तो ग्रसिका, निकला हुआ खाना जो होता है वो हमारा ग्रास नली या नलिका में होकर ग्रसिका से होकर जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती है, ठीक है, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। मतलब ग्रसिका की भित्ति जो, मतलब भित्ति मतलब उसकी दीवार होती है, वो ऐसे सिकुड़ती है। जब वो सिकुड़ती है तो हमारा भोजन जो है नीचे की तरफ सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। हमारी आहार नाल जो होती है वो संकुचित होती है, इसलिए खाना इसे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी, वमन मतलब उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने उल्टी किया हो। इसके कारण के विषय में सोचिए, अपने अवयवों एवं धातुओं से इस बारे में चर्चा कीजिए। मतलब क्या होता है कि हमारी ये क्या है, ग्रास नली है, ग्रसिका है, ठीक है, हमने भोजन यहाँ से खाया, ये संकुचित हो रही है, मतलब यहाँ से ये ऐसे दब रही है तो खाना नीचे जा रहा है, जब फिर नीचे पहुंच जाती है, संकुचित होगी, फिर नीचे पहुंचे, धीरे धीरे करके हमारी खाना जो है यहाँ पे आमाशय में पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कुछ चीजें हम ऐसी खा लेते हैं जो हमारा आमाशय स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, वो मतलब हमें चीजें पसंद नहीं होती हैं, वो हमारे, हाँ, सब कुछ हमारे दिमाग से होता है, ठीक है, तो वो हमारा आमाशय उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाया, तो हमें क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जब कभी हमें एसिडिटी वगैरह बन जाती है तो अक्सर उल्टी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आता है आमाशय। आमाशय क्या होता है, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी भित्ति जो है, मतलब इसकी दीवार जो होती है मोटी होती है, एक थैली की तरह इसकी संरचना होती है। ये जय की आकृति का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जे जो है इसमें, ये जे ऐसा बन रहा है, ठीक है, जे की आकृति का होता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि तथा आहार नल का सबसे चौड़ा भाग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है आमाशय होता है। एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त किया जाता है तो दूसरी ओर क्षुद्रांश की तरफ खुलता है। तो मतलब क्या होता है, एक तो हम एक, इसका एक साइड जो होता है वो मुख होता है, मतलब मुख से हमने भोजन ग्रहण किया, यहाँ से होता हुआ आमाशय में गया, और ये आमाशय कहा जाता है, ये छोटी आंत जो होती है वहां पे ये मिलता है जाके, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे बोले हैं आमाशय का आंतरिक सतह स्लेमल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। तो आमाशय के अंदर की जो दीवारें होती हैं, अंदर की जो सतह होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमाशय का आंतरिक स्तर, जिसको हम सतह बोल रहे हैं, स्लेमल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। कौन से रस स्रावित करते हैं, स्लेमल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस स्रावित करते हैं। स्लेमल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये जो मतलब अम्ल जो हुए, ठीक है,
अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, ऐसे जीवाणु मतलब बहुत कई सारे ऐसे जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। सातवीं यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जिसे हम जठर रस प्रोटीन को सरलता से विघटित कर देता है। तो हमने जो भी भोजन खाया है तो जठर रस या जिसको हम पाचक रस बोल रहे हैं, वो प्रोटीन जो हमारी होती है उसको सरल पदार्थों में तोड़ देता है, और अम्ल जो होता है भोजन को घुलने लायक बना देता है, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा घोल डालता है। ठीक है, जो हमारे घुल जाता है तो उसका जो हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब हम ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी होती है या हिचकी आने लगती है तथा घुटन का अनुभव होने लगता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन के मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निकलने के समय एक मांसल संरचना वाल्व कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोग बस यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है और खांसी आती है। तो भाई ये सब क्यों होता है? भाई हमारी जो नली जो होती है वो एक ही होती है, श्वास नली और ठीक है, भोजन की नली जो होती है वो एक ही होती है, पर जब हम खाना खाते हैं ना तो एक वॉल्व लगा होता है। वॉल्व मतलब एक ढक्कन टाइप में लगा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो सांस नली वाला जो सिस्टम है वो ढक्कन ढक लेता है, जिससे हम उस टाइम सांस नहीं लेते, अपना खाना जो है ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, खाना जब ग्रहण हो जाता है तो वॉल्व अपने आप खुल जाता है, हम सांस मतलब खाना खाते टाइम, ग्रसनी में जाते टाइम वो वॉल्व बंद हो जाता है। ठीक है, तो बंद हो जाता है जब हमने ग्रहण कर लिया, हमारे यहाँ तक पहुंच गया तो वॉल्व खुल गया, हमने सांस ले ली। लेकिन जब हम बात भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो क्या हो जाता है, होता है कि भोजन के कुछ कण जो होते हैं हमारे श्वास नली में पहुंच जाते हैं, जिससे हम अचानक से खांसी आ जाती है या हिचकी आने लगती है। ठीक है, कभी कभी इससे हमारा दम भी घुट जाता है। फिर बोल रहे हैं यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। तो यकृत क्या होता है? गहरे लाल भूरे रंग की क्या है? एक ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर व्यवस्थित होती है। मतलब पेट, उदर मतलब पेट के दाहिनी भाग में उपस्थित होती है, दक्षिण की ओर। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की बात की जाए, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त रस को स्रावित करती है। तो भाई आमाशय तीन जगह स्रावित करते हैं, स्लेमस रल, स्लेमल HCl और हमारा पाचक रस जिसे हम जठर रस कहते हैं, और यकृत जो होता है वो पित्त रस को स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्त रस किसका पाचन करता है? तो पित्त रस जो है वो वसा का पाचन करता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। तो अग्नाशय क्या है? आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशयिक रस जो है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। ये जो अग्नाशय से जो रस निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशयिक रस। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसके सरल रूप में परिवर्तित करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ क्रिया करके उसे सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन मतलब थोड़ा थोड़ा पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है, मतलब छोटी आंत में पहुंचने लगता है। मतलब अग्नाशय के बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन है, ठीक है, अभी आधा से ज्यादा भोजन जो है हमारा पच गया है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है, वो अब कहाँ जा रहा है? छोटी आंत में पहुंचता है, जहां आंतरस है। ठीक है, छोटी आंत से क्या निकलता है? आंतरस निकलता है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है, छोटी आंत से क्या निकलता है? आंतरस निकलता है जो पाचन जो क्रिया है उसको पूर्ण कर देता है। तो छोटी आंत में ही हमारी पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे
कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा जो है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। वसा किस में परिवर्तित होता है? वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, एक छोटी सी स्टोरी है, पर ये स्टोरी जो है एक रियल स्टोरी है। ठीक है, ये एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव है। ठीक है, इन पे ही सारी रिसर्च की गई थी। आखिर है क्या, चलिए देखते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज। तो आमाशय कैसे कार्य करता है, ये इन पर खोज किया गया था। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गए थे। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। तो इनके यहाँ पे गोली लग गई, तो इनका जो आमाशय था उसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया। उसे विलियस ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं हो पाया। उनके छिद्र को पट्टी से ढक दिया गया। विमॉन्ट को छिद्र में से अग्नाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। मतलब वो छेद हो गया था, तो उस छेद से वो देखते थे कि आमाशय के अंदर क्या क्या कार्य चलते हैं, कैसे आमाशय वर्क करता है, क्या क्या होता है। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। विमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। मतलब जो भोजन खाया जा रहा था, तो आमाशय जो है उसका क्या कर रहा था, मंथन कर रहा था। मतलब उस भोजन को वो हमारे जटिल यौगिक होते हैं उनको सरल यौगिकों में परिवर्तित कर रहा था। ठीक है, इसकी भित्ति से इनकी भित्ति से तरल साबित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा आमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। मतलब जो आमाशय जो होता है उसमें भोजन का पाचन जब हो जाता है तो क्षुद्रांश वाली नली खुल जाती है, तो वो क्षुद्रांश में जाता है। ठीक है, ये थी एक स्टोरी छोटी सी। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है क्षुद्रांश में अवशोषण। ठीक है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है वो क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जो क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत जो होती है उसकी भित्ति में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, मतलब जो रक्त की नलियां होती हैं, उनके वाहिकाओं में वो चला जाता है। क्या चला जाता है, जो हमारा भोजन जो पचा हुआ भोजन है, मतलब जो हमने उसमें से प्रोटीन जो अवशोषित की थी। ठीक है, जो हमारा ग्लिसरॉल बना था, या आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या बना था हमारा। प्रोटीन जो थी अमीनो अम्ल में परिवर्तित हुई थी, और वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित हुई थी, और जो शर्करा है ग्लूकोज में परिवर्तित हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है क्षुद्रांश में, छोटी आंत में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनमें अवशोषित कर ली जाती हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। मतलब हमारी जो छोटी आंत होती है इस तरीके से, उसमें थोड़ी थोड़ी इस तरीके से वो बनी होती है, उंगलियां टाइप संरचनाएं बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है। मतलब ये दीर्घरोम है, जो उंगलीनुमा संरचनाएं हैं, ये क्या करती है। दीर्घरोम जो होते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल छिद्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहकों का जाल रहता है। दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मतलब जो हमने भोजन जो है पचा लिया है उसका भी अवशोषण यहाँ पे होता है। मतलब बिल्कुल उसको पूरी तरीके से पचा लिया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि छोटी आंत में पूरी तरीके से भोजन जो है पच जाता है।
जो पाचन क्रिया है वो छोटी आंत में ही पूरी होती है। दीर्घ मुंह की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। मतलब यहाँ पे जो पचा हुआ भोजन होता है उसको भी और पचा लिया जाता है। किनके द्वारा? ये दीर्घ रोम जो है ऐसे सिकुड़ते हैं और ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनमें ही लगी होती हैं, इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। अब ये जो हमने अवशोषित किए, जो पदार्थ अवशोषित किए हैं रुधिर वाहिकाओं से, ये रुधिर वाहिकाएं जो हमारे पूरे शरीर में फैली है, तो ये अवशोषित पदार्थ पूरे शरीर में हमारे फैला दिए जाते हैं, जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है, मतलब भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है, जिसका अवशोषण नहीं होता है, बृहदांश मतलब बड़ी आंत के में भेज दिया जाता है। मतलब भोजन जो है अब हमने पूरी तरीके से अवशोषित कर दिया, कुछ वेस्ट चीजें होती हैं जो और नहीं पचाई जा सकती हैं, वो बड़ी आंत में भेज दी जाती है। अब बड़ी आंत में हमारा भोजन पहुंच चुका है। ये कह रहे बड़ी आंत मतलब बृहदांश छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। बड़ी आंत जो होती है चौड़ी होती है पर छोटी आंत से छोटी होती है, मतलब उसकी लंबाई छोटी होती है पर चौड़ी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और जो छोटी आंत होती है वो 6-7 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जाल कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, ठीक है, और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर क्या होता है? गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। चलो ये बात देख लेते हैं, दस्त क्या है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, मतलब जब हमारा पेट खराब हो जाता है तब की बात कर रहे हैं। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता, संक्रमण मतलब कुछ हमने गलत खा लिया, ठीक है, और खाद्य विषाक्तता मतलब कुछ ऐसा खा लिया जो चीजें खराब हो चुकी थी, जिसमें महक आ रही थी, वो चीज आपने खा ली। या अपच हो गया, मतलब आपका पेट आपने आप खा रहे हो, आपका खाना पच नहीं पा रहा है, इसके कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में घातक भी हो सकता है, मतलब अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। उसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, मतलब इसको ये नहीं सोचना चाहिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। चिकित्सक के जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ओआरएस कहते हैं। मतलब ऐसा क्यों बोला गया है भाई? ये जीवन रक्षक घोल जिसे ओआरएस कहते हैं, इसमें चुटकी भर नमक और चीनी मिलाकर पानी में दिया जाता है। इससे हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है वो दूर होती है और हमारी जो वीकनेस हमारे शरीर में आती है वो भी दूर होती है। फिर ये है हमारा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, मतलब जो जंतु घास खाते हैं, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, बकरी हुई, ठीक है, इनमें कैसे पाचन होता है? क्या आपने गाय भैंस घास खाने वाले, ठीक है, जानवर, ये ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं, देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना नहीं खा रहे होते। तो जुगाली वर्ड आया, जुगाली क्या होता है? तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब यही गाय भैंस ले लो, खाना मतलब घास वास नहीं खा रहे होते तब भी अपना मुंह चला रहे होते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो ये मुंह चलाने को ही जुगाली कहते हैं, ठीक है। वास्तव में वे अपने पहले घास को जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन मतलब अथवा प्रथम आमाशय कहलाता है। मतलब ये क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से अपना खाना जो है भरते रहते हैं। तो उनके आमाशय 2 आमाशय होते हैं, ठीक है। ये है रूमेन, ये वाला हिस्सा जो है इसको रूमेन बोलते हैं। ये घास को निकलते रहते, चबाते नहीं है, निकलते रहते हैं, सारी घास को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जब इनको भूख लगती है तो यही घास जो है वापस इनके मुंह में आती रहती है और इसको जुगाली करती रहती है, फिर ये वापस यहाँ पच के यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये इनकी ग्रास नली है और ये जो इनकी छोटी आंत है, ठीक है। और आपको दिखा दें, ठीक है, आपको दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये जो है ये इनकी बड़ी आंत है, ठीक है। और ये क्या है? इनका अंडनाल है। और ये जो है पूरा इनका आमाशय है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आमाशय है। ये रुमेन है जहाँ घास को इकट्ठा करते हैं, ये इनकी ग्रास नली है,
ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं रूमिनेंट, ठीक है, रूमिनेंट में आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब यहाँ पे रूमेन क्या होता है, भोजन को निगलते हैं, मतलब घास को निगलते हैं, थोड़ा बहुत चब जाती है, मतलब हल्का चबा हुआ भोजन होता है, तो इसको हम आंशिक इसीलिए बोला गया है। ठीक है, जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता रहता है, मतलब इसको जब ये खाने को भूख लगी होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुंह में पूरा आता रहता है। इस प्रक्रम को रोमांथन कहते हैं। ठीक है, मतलब रूमेन से लिया हुआ भोजन जो होता है ये डायरेक्ट फिर से मुंह में आ रहा है। ठीक है, प्रथम अग्नाशय में इकट्ठा हो गया जिसको रूमेन बोला। अब जब इनको भूख लगी तो रूमेन से फिर से इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े में वापस मुंह में खाना लाया, फिर उसको चबा रहे हैं, फिर उसी को क्या कहते हैं, रूमेंथन या जुगाली करना कहते हैं। फिर तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं, मतलब जो जुगाली करते हैं, जो रोमिनेंट करते हैं, ठीक है, रोमेंथन करते हैं, उन्हें रोमंथी कहते हैं या रोमिनेंट बोलते हैं। घास में सेलुलेस की मात्रा जो होती है प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब घास में क्या होता है, तो यह बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। मतलब क्या है, अगर हम घास खाएं तो हम घास को पचा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि हमारे हमारे जो पाचन क्रिया है उसमें क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु नहीं होते हैं। ये जो घास वगैरह खाते हैं तो उनमें सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो उनको आसानी से पचा देते हैं, इसलिए ये घास वास आसानी से, भूसा घास वास आसानी से पचा लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है जानवरों जैसे घड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांश एवं बहद्रांश के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ठीक है, मतलब घोड़ा की बात कर रहे हैं, खरगोश की बात कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अंधनाल बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखी होगी अंधनाल, हम आपको फिर से दिखा देते हैं। तो ये जो है थैलीनुमा संरचना, ये जो है थैलीनुमा संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं, अंधनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंधनाल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। मतलब यहीं पे क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है, अंधनाल में ही सेलुलोज का पाचन होता है। ठीक है, और ये जो है अंधनाल मनुष्य में नहीं होती है। अब तक आपने जंतुओं के विषय में पढ़ा, उनके पाचन तंत्र, मतलब उनमें कौन सा पाचन तंत्र, कैसा पाचन तंत्र पाया जाता है, ये आपने पढ़ा। परंतु बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर भी वे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उनका पाचन करते हैं। तो ये कह रहे हैं भोजन करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। मतलब अब ऐसे जानवरों, मतलब ऐसे जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनमें ना तो मुख है ना तो पाचन तंत्र है, फिर भी वो भोजन खाते हैं और अपना भोजन भी पचाते हैं। ऐसे में इन्होंने बताया है अमीबा में संवरण एवं पाचन। अमीबा की बात करते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाफ कहते हैं। इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। मतलब क्या करता है, इस तरीके से कोई चीज आई तो अपनी उंगली इस तरीके से बना, कोई भी आकृति बना लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से अपने शरीर को कैसे भी फैला लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपने शरीर को कैसे भी फैला लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो फिर से हम देख लेते हैं ये बात। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है, जिसके बीच में एक सघन केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य में बुलबुले होते हैं। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया।
अब एक और आपको बात बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं और जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वहां पे मैं टिक करके जा रही हूँ। तो ये वाली पीडीएफ साथ में, जिसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ जो आपकी बुक जैसी होती है वो, साथ में आपके क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको चाहिए, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के नोट्स, मतलब कि यही हैंड रिटन नोट्स हो, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में पढ़ाती हूँ, मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, हर हर मतलब आपकी सारी की सारी बुक्स, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो आपकी नई बुक्स है, अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऐप दिख जाएगा जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाना है, ये सर्च नहीं करना है आपको, सर्च करना है जोजस स्टडी, इस चैनल का नाम सर्च करना है तो तुरंत आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे ऊपर जो क्लासेस दिखेंगी वो यूपी बोर्ड की है, थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो एक पर्पल सेक्शन दिखेगा, वहां पे टच करोगे, प्रॉपर ऊपर हमने सब दिया गया है कैसे एनसीईआरटी बुक्स तक पहुंचना है। तो एनसीईआरटी जो है क्लासेस उस पर टच करोगे, ठीक है, तो आपकी सारी क्लासेस निकल आएंगी और आप वहां पे पढ़ सकते हो। फिर यानी कि अमीबा निरंतर अपनी आकृति में स्थिति बदलता रहता है या एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिसे पादाप कहते हैं, जिसे कृत्रिम पाँव, मतलब इस तरीके से कोई चीज आई तो उसको पकड़ने के लिए इस तरीके से आकृति बना ली, उसको पकड़ लिया, ठीक है, जिन्हें पादाप कहते हैं, या गति देने के भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जिसे भोजन का आवास, जब इसे भोजन का आवास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते, खाद्य पदार्थ कहाँ फंस जाते हैं, उस खाद्य धानी में फंस जाता है। तो ये क्या है हमारा अमीबा। अमीबा में ये क्या है, इसका केंद्रक है, एक केंद्रक होता है। ये जो है, ये ब्लू कलर की जो नदियां हैं, ये क्या है, इसकी खाद्य धानी है। और ये क्या गुजरा है, इसकी पादाप, ये जो है ये पादाप है, ये दो जो निकल रहे हैं इस तरीके से, ये जो निकल रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये हिस्सा जो इस तरीके से निकल रहा है, ये इसके पादाप है, इसमें खाना फंस जाएगा और निकल रहा है, ठीक है। ये खाना कहाँ चला जाता है, खाद्य धानियों में चला जाता है, और ये वही क्षेपित अवशिष्ट खाना जो है कैसे जाता है, यहाँ से होकर निकल जाता है, ठीक है। इतना आया समझ में। आगे चलते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है, मतलब ये जो खाद्य धानी है, ये इनमें ही पाचक रस निकलते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं या बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, ठीक है। अवशोषित खाद्य पदार्थ अमीबा की वृद्धि और रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी आता है, मतलब भोजन को अवशोषित कर लिया गया, उसमें जो पोषक तत्व थे वो अवशोषित कर लिए गए, जो अवशेष होता है, ठीक है, वो क्या कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। अवशिष्ट जो है खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर यह पाचन के रस का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान, ठीक है। भोजन का आधारभूत प्रक्रम मतलब भोजन को ग्रहण करना, उसको पचाना, अवशिष्ट को निकाल देना, यही सब कोई भी जीव हो सब में यही प्रक्रम फॉलो होता है। तरीका अलग हो सकता है पर प्रक्रम यही फॉलो होता है, जिससे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में रूपांतरण पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को खत्म किया। अभी आपको जाना नहीं है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको पढ़ना है। ये है अवशोषण, मतलब खाद्य पदार्थ से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करना अवशोषण है। अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। सौंगीकरण मतलब ग्रहण करना। पित्तरस, ये पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। मुख गुहिका मतलब मुख में वो मुख गुहिका जो होती है, मुख से ही ग्रहण किया जाता है, इसको मुख गुहिका ग्रस नली को बोला जाता है। रदनक हमारे दांत का प्रकार है, ठीक है, जिसे चीराफाड़ी की जाती है। और सेलुलोस घास, सेलुलोस क्या है, घास को चबाने के लिए एक अन्न नाल होती है, अन्न नाल में सेलुलोस, घास में क्या होता है, सेलुलोस होता है। तो जो घास खाने वाले जीव होते हैं उनमें अन्न नाल बनी होती है जहाँ पे सेलुलोस को पचाया जाता है, ठीक है। पाचन तंत्र मतलब भोजन पचाना ही पाचन तंत्र द्वारा होता है। निष्कासन मतलब निकालना। वसा अम्ल मतलब वसा को वसा के अम्लों में तोड़ना, वसा अम्ल। खाद्य धानी अमीबा में जैसे कि खाना जो भोजन ग्रहण किया जाता है तो खाद्य धानी से बाहर निकाला जाता है। पित्ताशय में पित्त, जो पित्त
पित्ताशय में जो पित्तरस मतलब पित्तरस जो है पित्ताशय में ही निकलता है। कृंतक हमारा दांत का एक प्रकार है। अंतर ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना। यकृत जो होता है हमारा एक आमाशय के पास में एक यकृत होता है, एक थैलीनुमा होता है। चवाणक मतलब चवाना। ग्रशिका हमारी ग्रास नली जहाँ पे हम खाना डालते हैं। अग्नाशय, ठीक है, आमाशय के भी नीचे साइड में हमारा अग्नाशय होता है। अग्नाशय का मुख जो है छोटी आंत से जुड़ा होता है। अग्र चवाणक आगे चबाने वाले दांत अग्र चवाणक होते हैं। पादाप मतलब अमीवा से जो भोजन को पकड़ने के लिए जो पैर वो अपने बनाता है उसको पादाप कहते हैं। रोमेन जो होता है, रोमेन क्या होता है, रोमेन जो होता है जैसे कि भैंस गाय ने अपना घास वगैरह है इकट्ठा करनी है उसे अपने पेट में, तो घास को निगला हल्की सी चबाकर प्रथम अग्नाशय जो होता है उसी में इकट्ठा करता रहता है। प्रथम अग्नाशय को ही रुमेन कहते हैं। जब उसे जुगाली करनी होती है तो वहां से थोड़ी थोड़ी घास इकट्ठा वापस मुंह में आती रहती है, उसको चबाते रहते हैं। रूमिनेंट रूमिनेंट या रोमंथी ये क्या होते हैं, मतलब जो ये घास वगैरह खाते हैं, जो जुगाली करते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं उनको हम रूमिनेंट कहते हैं। लाला ग्रंथि लार ग्रंथि को लाला ग्रंथि कहते हैं। दीर्घरोम हमारे क्या होते हैं, हमारी छोटी आंत में छोटे छोटे उंगली नुमा संरचनाएं निकलती हैं जो हमारे भोजन पचाया हुआ भोजन होता है उसको पूर्णता जो मतलब उसके उसमें जो भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत जो पोषक तत्व होते हैं उनको पूरी तरीके से अवशोषित करने के लिए दीर्घरोम यूज किए जाते हैं। जो हमने अवशोषण किया है वो हमारी वाहिकाओं द्वारा, रक्त वाहिकाओं द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम ये कह रहे हैं हमने क्या सीखा, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। हालांकि हमने कई सारे पॉइंट आपको रिवाइज कराए हैं लेकिन ये भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल एवं स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। मुखविका ग्रसिका, मुखविका मतलब मुख, ग्रसिका हमारी ग्रास नाली, आमाशय, क्षुद्रांत, बहद्रांत जो मलाशय में समाप्त होती हैं। गुदा, इसमें गुदा भी सम्मिलित है। पाचक रस साबित करने वाली ग्रंथियां कौन सी है, लाला ग्रंथि, यकृत, अग्राशय, आमाशय की भित्ति, क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस साबित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां है। ठीक है, मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग विधियां हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण किया जाता है, मतलब भोजन ग्रहण किया जाता है, पाचन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, स्वांगीकरण किया जाता है, फिर निष्कासन किया जाता है। फिर मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट माना हमने कोई भोजन लिया, फिर लार से मिलकर वो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया, शर्करा में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा पित्त रस अग्नाशय, यकृत द्वारा क्या निकलता है, पित्त, स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयिक श्राव एवं क्षुद्रांश, भित्ति द्वारा स्रावित रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांश में पूरा हो जाता है। फिर बोल रहे हैं जल एवं कुछ लवण बृहदांश में अवशोषित होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बोले अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे हुए अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पढ़े था हमारा चैप्टर। अच्छा, अभी 2 पॉइंट और बचे हैं। ये कह रहे हैं गाय, भैंस, हिरण जैसे खाने वाले जंतु रोमवंती या रोमिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, वे पतियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं और रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल बाद भोजन पुनः मुख में आता है और पशु धीरे धीरे उनको जुगाली करके खाते रहते हैं। अमीमा में भोजन का पाचन अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है। इसका पाचन खाद्यदानी में होता है। ठीक है, अब हमारा अध्याय आया है, मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक और आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक